Hello friends, today I am discuss about the chapter 1 physics class 12th। आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं अपनी क्लासेस में। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे। और बेसिकली दो चैप्टर हैं तुम्हारे क्लासेस में आपकी। एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर में आपके दो चैप्टर आते हैं, चैप्टर 1 और चैप्टर 2। चैप्टर 1 के अंदर में जो आएंगे वो आपके दो टॉपिक हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड, जो मेन टॉपिक हैं। और चैप्टर 2 के अंदर में जो है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एंड फ्लक्स। सेकंड टॉपिक है कैपेसिटेंस। आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चार्ज के बारे में थोड़ा सा। सबसे पहले वर्ड जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चार्ज। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है, चार्ज। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का डायरेक्ट मतलब है इलेक्ट्रिसिटी से। इलेक्ट्रिसिटी से ये इलेक्ट्रिसिटी आपने चैप्टर 12 था क्लास 10th में, उसमें पढ़ा होगा। इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज नोन एज इलेक्ट्रिसिटी। और चार्ज हमारे पास क्या होता है, चार्ज बेसिकली क्या होता है, चार्ज चार्ज किसी भी एक मटेरियल की वो प्रॉपर्टी, चार्ज किसी भी मटेरियल की वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो रेस्पॉन्स करे या अपना रेस्पॉन्स दिखाए। जैसे अगर लेट सपोज कर लेते हैं, हमारे पास ये कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, हमने ये कोई पेन मान लिया अपना इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक चार्ज बेसिकली यहाँ पे पॉजिटिव होगा, यहाँ पे नेगेटिव होगा। और वैसे बात है, जब हम सेम कोई दूसरी चीज़ लाएंगे, जब हम मान लो ये ला रहे हैं, ये दूसरा हम कोई चार्ज लाते हैं, ये पॉजिटिव अगर ये पॉजिटिव होगा तो ये दोनों क्या कर जाएंगे, रिपल्शन रिपल्शन कर जाएंगे। तो अपनी प्रॉपर्टी शो कर रहा है। अगर हम इसको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन में देखें तो क्या है, चार्ज इज समथिंग possessed by material object that makes it possible for them to exert electric force and response to the electric force। लिख देते हैं, क्या था, चार्ज इज समथिंग possessed, POSSED, possessed by material for material object that makes it possible for them to exert electric force and to respond to electric force। अब जनरली थ्री मोस्ट कॉमन एलिमेंट्री पार्टिकल सबको पता होगा। एलिमेंट्री पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। इनको सब एटॉमिक पार्टिकल ही बोलते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल। इनका मास पता ही होगा सबको। मास इसका होता है आपका 9.1 इंटू में 10⁻31 kg। इसका जो मास होता है प्रोटॉन का, वो होता है आपका 1.672 इंटू में 10⁻27 kg। इसका भी सेम ही होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन 1.672 इंटू में 10⁻27 kg। ये हमारे पास चार्ज हो गया। ये तो पता ही होगा कि दो टाइप के चार्ज होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। बेसिक है, अपोजिट चार्ज क्या करेंगे, अट्रैक्ट। अपोजिट चार्ज क्या करेंगे, अट्रैक्ट। और सेम चार्ज क्या करेंगे हमारे, रिपेल।
सेम चार्ज रिपेल कर जाएंगे। ये तो कॉमन चीज़ थी आपके अभी तक, जो आपने बचपन में या पुरानी क्लासेस में पढ़ा होगा कि अपने क्या होता है पॉजिटिव चार्ज, मास और प्रोटॉन पहले ही। अब आपने दो चीज़ों का नाम तो सुना ही होगा, एक तो कंडक्टर और एक होता है इंसुलेटर। इंसुलेटर्स दोनों वर्ड बहुत कॉमन है। अब हम एक नया वर्ड आज पढ़ेंगे, डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक एक नंबर में पूछ सकते हैं कि व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक। सो अब हम देखते हैं कंडक्टर। कंडक्टर क्या होते हैं, जो कि इलेक्ट्रिसिटी को क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं या इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफ़र करते हैं एक जगह से दूसरी जगह अपने अंदर लेके। लेकिन जैसे एग्जांपल सिल्वर या कोई भी आप देख सकते हैं, जैसे कि हम यूज़ करते हैं कॉपर। कॉपर एक कंडक्टर होता है, हमारे इलेक्ट्रिक स्विचेस में यूज़ करते हैं। तो कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, ये सारे क्या है हमारे पास कंडक्टर, जो कि इलेक्ट्रिक चार्ज को ट्रांसफर कैरी करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस। दूसरा इंसुलेटर, ये क्या होता है, पुअर कंडक्टर। पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, ये पूरा कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। इसमें सबसे कॉमन एग्जांपल क्या है, वुड, लकड़ी। क्या है, आप लकड़ी पे चार्ज दो या इलेक्ट्रिसिटी दो तो वो हम पास नहीं होती। तो सबसे कॉमन एग्जांपल हो गया आपका जो है वुड, इंसुलेटर का। अब बात आ गई डाइलेक्ट्रिक की। डाइलेक्ट्रिक की पहले एक डेफिनेशन सुन लेते हैं। डाइलेक्ट्रिक क्या है, डाइलेक्ट्रिक आर द इंसुलेटिंग मटेरियल विच ट्रांसमिट इलेक्ट्रिक इफेक्ट विदाउट कंडक्टिंग। लिख देते हैं हम इसको, इट इज ऑल्सो एज द इंसुलेटिंग मटेरियल विच ट्रांसमिट इलेक्ट्रिक इफेक्ट विदाउट कंडक्टिंग। इसका मतलब क्या है कि इंसुलेटर और डाइलेक्ट्रिक ऑलमोस्ट तो सेम नहीं बोल सकते हम। इंसुलेटर तो खैर इलेक्ट्रिसिटी पास करता ही नहीं है, लेकिन डाइलेक्ट्रिक एक ऐसी चीज़ है जो कि मटेरियल, जैसे कि अगर हमने अगर सपोज करें हीटिंग इफेक्ट होता है सबसे बड़ा इलेक्ट्रिसिटी का। अगर कोई इलेक्ट्रिसिटी अगर किसी चीज़ में से पास करते हो गर्म हो जाता है, लेकिन डाइलेक्ट्रिक एक ऐसी चीज़ है जो कि इंसुलेटिंग है मटेरियल विच ट्रांसमिट इलेक्ट्रिक इफेक्ट ओनली। सिर्फ क्या करेगा, वो ट्रांसमिट करेगा इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ना कि कोई कंडक्ट करेगा। जैसे कंडक्टर में कंडक्ट करता है, लेकिन ऐसा कोई इफेक्ट नहीं होता। तो पता लग गया होगा डाइलेक्ट्रिक क्या है। डाइलेक्ट्रिक इट इज़ ऑल्सो एन इंसुलेटिंग मटेरियल। ये क्या है, इंसुलेटिंग मटेरियल ही है। सिर्फ क्या करेगा, ट्रांसमिट करेगा इलेक्ट्रिक इफेक्ट को विदाउट कंडक्टिंग नहीं करेगा। ये ध्यान रखना, एक नंबर में क्वेश्चन आएगा, सिर्फ ये डेफिनेशन लिखनी है और कुछ नहीं लिखना। नाउ अब हम मूव कर जाते हैं अपने कॉलम्स लॉ, जो कि हमारा मेन टॉपिक है हमारा कॉलम्स लॉ। ये कॉलम्स लॉ बेसिकली क्या होता है कि अगर कोई दो चार्ज रखे हैं, लेट हमने एक चार्ज यहाँ मान लिया, एक चार्ज यहाँ मान लिया, ये हमारे पास इसका कोई चार्ज Q1 होगा, इसका चार्ज Q2 होगा, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, R होगी। तो ये आपने पहले ये पढ़ा होगा जब हम वो निकालते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो उसमें हम क्या करते हैं कि जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, उस वाली में डेरिवेशन में 10th क्लास में जो हम पढ़ी थी हमने, उसमें क्या था M1 M2। इसमें क्या लिखेंगे हम, Q1 और Q2। नेक्स्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस का स्क्वायर। अब हमने इन दोनों इक्वेशन को क्या कर दिया, कंबाइंड करके वाली इक्वेशन आ गई। अब ये तो पता ही होगा कि जब हम ये प्रोपोर्शन का साइन हटाते हैं, तो प्रोपोर्शन का साइन हटाने के लिए हमारे पास एक कांस्टेंट आता है, और इसमें हम जो कांस्टेंट यूज़ करेंगे वो हम यूज़ करते हैं Q1 Q2 अपॉन में R²। तो ये मेन फॉर्मूला है कि कॉलम्स लॉ का फॉर्मूला क्या होता है,
ये जो हमने के लगाया है इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स कांस्टेंट। ये जो हमारे पास जो के है इसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। जो अगर हम इसकी डायरेक्ट वैल्यू याद करें तो इसकी डायरेक्ट वैल्यू होती है 9, हाँ 9 इंटू में 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कॉलम इनवर्स स्क्वायर। अगर हम इसकी फॉर्मूला देखें एप्सिलॉन नॉट में तो ये फॉर्मूला होता है 1 में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे जो एप्सिलॉन नॉट होता है वो होता है एब्सोल्यूट, ABSOLUT एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 8 पॉइंट, इसकी जो वैल्यू है वो है 8.85 इंटू में 10⁻⁻12 कॉलम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स और मीटर इनवर्स स्क्वायर। तो ये वैल्यू हम यहाँ पे है, अगर हम इसको इसमें पुट करेंगे और से निकालेंगे तो ये भी सेम वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। अब तक हमने क्या पढ़ लिया, स्केलर फॉर्म पढ़ ली कॉलम्स लॉ की। अब हम पढ़ेंगे कॉलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, COLUMN कॉलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। जब हम डिस्कस करेंगे फेस टू फेस इंटरेक्शन में तो हम वेक्टर की भी डेफिनेशन जान लेंगे अपने। वेक्टर वैसे तो 12th क्लास में वो पता होगा आपको क्या होता है, 12th में वेक्टर क्या होता है। अभी तक हमने क्या पढ़ा, फोर्स क्या है, एक अट्रैक्टिंग फोर्स क्या है, अट्रैक्टिंग फोर्स है दो चार्ज के बीच में, जिसकी जो वैल्यू आई वो आई हमारे पास Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। अब हम अगर इसको वेक्टर फॉर्म में देखेंगे तो ये हमारे पास ओरिजिन हम ओ मान लेते हैं, ये हमारे पास कोई एक्सिस है, एक जगह हमने Q1 मान लिया, एक जगह हमने Q2 मान लिया। अब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस होगी, कुछ यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस होगी, पॉइंट भी लिख लेते हैं, O भी लिख लेते हैं। इसको हम R1 बोलेंगे, R1 वेक्टर, और इसको बोलेंगे हम R2 वेक्टर। सो हमारे पास अगर हम OA वेक्टर की बात करें तो हम R1 वेक्टर बोलेंगे। ये पोजीशन वेक्टर है ऑफ चार्ज Q1, पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्ज Q1। सिमिलरली OB क्या है, R2 वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्ज Q2। अब हमें फॉर्मूले में क्या चाहिए, R क्या है हमारे पास, डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। तो हमें बेसिकली फाइंड करना है AB वेक्टर क्या होगा, इसको हम लिख सकते हैं R21 इज इक्वल टू R2 माइनस R1 वेक्टर। या अगर हम AB देखें तो ये लिखेंगे, अगर हम BA लिखेंगे तो R12 लिखेंगे और R1 माइनस R2 दोनों हम लिख सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि हम किस वे में फाइंड करना चाहते हैं। अगर अब हमें क्या फाइंड करना है, इसका यूनिट वेक्टर जो हमने AB और ओ हाँ AB या BA निकाला है, हमें उसका यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। मतलब यूनिट वेक्टर को हम कैप से लिखते हैं, R12 इज इक्वल टू वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, ये लिखते हैं। या अगर हम R21 की बात करेंगे तो वेक्टर R21 अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ R21। मैग्नीट्यूड किसी भी वेक्टर का, अगर हमारे पास कोई थोड़ा सा समझा देता हूँ वेक्टर क्या है आपका। अगर हम कोई भी R उसमें या तो XI कैप प्लस YJ कैप प्लस ZK कैप होता है, ये वेक्टर रहेगा। तो हम इसका अगर मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो वो लिखते हैं √X² प्लस Y² प्लस Z² में। अब हम क्या करेंगे आगे, अभी हमने देखा था कि अगर ये है, ये Q1 है, ये Q2 है, ये हमने फर्स्ट पॉइंट माना था शायद, या 2 पॉइंट था। अगर हमें F12 निकालना है तो फोर्स लगेगा ऐसे, फोर्स ऑफ फर्स्ट ड्यू टू 2, और दूसरा लगेगा F21 ऐसे। मतलब क्या है, F12 जो आएगा वो नेगेटिव आएगा F21 का,
ये याद रखना, अगर ये इसको इधर खींचेगा तो अगर Q2 उसको इधर खींच रहा है तो Q1 क्या करेगा, उसको अपोजिट पुल करेगा। अभी हमने फोर्स अगर हम निकालते जनरल 2 1 निकाल लेते, चलो 2 1 में क्या है, 1 में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। हम यहाँ पे जो यूज़ करेंगे वो हम R12 का स्क्वायर इंटू में R⁻12। ये यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर जरूर मल्टीप्लाई करना पड़ता है हमें इसमें। अगर हम इसको अगर ओपन करेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में ये R12 क्या है, वेक्टर मैग्नीट्यूड है इसका। अगर मैं इसका फॉर्मूला लगाऊँ R12 को, ऊपर देखेंगे हम यहाँ पे, तो अगर मैं इसको मॉडिफाई करूँ थोड़ा सा, R12 वेक्टर हो गया अपॉन में R12 भी लिख सकते हैं। जब मैं इस वाली वैल्यू को यहाँ पुट करूँगा तो क्या हो जाएगा, R12 का क्यूब और इंटू में वेक्टर हो जाएगा R12। तो हमारे पास एक वेक्टर फॉर्म आ गई। तो F21 इज इक्वल टू 1 में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R12 का क्यूब इंटू में R12 वेक्टर लेंगे। और यही क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा F21 बट नेगेटिव साइन के साथ। ये हमारे पास आ गई कॉलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ओके, अब हम कहते हैं एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। मैं एनसीईआरटी बेसिस पे मिल जाए तो बहुत बेस्ट हो जाएगा, देखते हैं। अभी एनसीईआरटी तो नहीं मिला, हमें एक नॉर्मल न्यूमेरिकल मिला है, देखते हैं। एक एग्जांपल है, दो चार्ज पार्टिकल है जिनका जो चार्ज दे रखा है हमारे पास Q1 और Q2 जो दोनों इक्वल ही हैं, उनकी वैल्यू दे रखी है 2.0 इंटू में 10⁻⁸ कॉलम। ईच आर जॉइंड बाय इंसुलेटर ऑफ लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। एक कोई मतलब यहाँ पे Q1 है, यहाँ पे Q1 है, यहाँ पे Q2 है, और जो स्ट्रिंग की लेंथ दे रखी है वो दे रखी है 1 मीटर। अब हमें क्या निकालना है, हमने उसको एक हॉरिजॉन्टल टेबल पे रखी हुई है, कोई टेबल होगी, ये कोई टेबल पे रखी हुई है हमने, और जो फोर्स लग रहा है इसमें कोई हॉरिजॉन्टल टेंशन इन द स्ट्रिंग निकालनी है हमें निकालना है फोर्स। यहाँ पे इस वाली स्ट्रिंग में क्या आ रहा है, नॉर्मल। अभी हमने फोर्स का फॉर्मूला पढ़ा था, क्या था, K Q1 Q2 कैपिटल Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। तो K की वैल्यू कितनी, 9 इंटू में 10⁻⁹। दोनों फोर्स सेम है तो 2 इंटू में 10⁻⁸। दूसरी वैल्यू होगी 2 इंटू 10⁻⁸ अपॉन में R कितना, 1 मीटर, तो 1 का स्क्वायर हो गया। सिमिलरली अगर हम सॉल्व करें तो 9 2 जा 18, 18 2 जा 36 इंटू में 9 8 8 16 -16 और 9 कितना हो गया, 7, 10⁻⁷, बट नेगेटिव हो गई। तो अब फोर्स है, फोर्स की यूनिट क्या होती है, ऑलवेज न्यूटन। अगर हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करें, स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है, 3.6 इंटू में 10⁻⁻6 न्यूटन। ये हमारे पास आ गई फोर्स की वैल्यू। अभी तक देख लिया आपने कि सिंपल न्यूमेरिकल आएंगे, ज़्यादा टिपिकल न्यूमेरिकल अभी हम कर नहीं थे। जब हम प्रैक्टिस करेंगे और टिपिकल न्यूमेरिकल भी करेंगे क्लासेस में। बाकी अगर आपको अभी कोई डाउट होता है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, 9315609313 मेरा नंबर है। मेरा नाम नितिन कुमार गर्ग मेरा नाम है। आप कभी भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको कभी भी कोई भी डाउट, पूरी फिजिक्स में कभी भी कोई डाउट होता है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, बिना किसी झिझक के आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू गाइस।